नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना छोटा भाई किसान का बेटा कान्हा धनगर आज आपके साथ मौजूद हूँ लाइव इंटरव्यू में। हमारे YouTube चैनल कान्हा सर ऑफिशियल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज जो इंटरव्यू की कड़ी में आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह बघेल जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लगातार समाज सेवा में आगे कदम बढ़ा रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें डॉक्टर देवेंद्र सिंह बघेल असिस्टेंट प्रोफेसर एमए इंग्लिश हिस्ट्री एजुकेशन से हैं, सोशल वर्कर भी हैं, LLB BEd MAd भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, PhD इन एजुकेशन और PhD इन हिस्ट्री से उनका शिक्षा एजुकेशन का सफ़र रहा है। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनके बारे में कि यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने कितनी कठिनाइयों का सामना किया। तो देवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हमारे जो दर्शक हैं आपका परिचय जानना चाहते हैं। जी, मेरा नाम डॉक्टर देवेंद्र बघेल। मैं प्रॉपर गांव नगला दयाली खांडा का रहने वाला हूँ। हाल फिलहाल कालिंदी बिहार आगरा का साधारण सा निवास करता हूँ। तो क्या रहा आपने जिस प्रकार से एजुकेशन और एक छोटे से गांव से निकलकर आप इस मुकाम तक पहुंचे, तो आप अपने लाइफ के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। कहां से स्टार्ट किया आपने सफ़र और कहां तक जाना आपका लक्ष्य है? जी, बेसिकली तो मैं गांव का ही रहने वाला हूँ। हाई स्कूल मेरा राष्ट्रीय इंटर कॉलेज भरन से था। उसके बाद में हम आगरा आ गए। आगरा आने के बाद में फिर सारी की सारी शिक्षा हमारी आगरा विश्वविद्यालय और बरेली यूनिवर्सिटी से किया हुआ और आगे सब आपके सामने ही। क्या लगा आपने जिस प्रकार से असिस्टेंट प्रोफेसर के इस पद पर पहुंचे, तो एक एजुकेशन को आपने मेन बेस मानते हुए किस तरीके से आपने हाई स्कूल कहाँ से किया, इंटर कहाँ से किया या डिग्री कहाँ से ली, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जी, शिक्षा एक बहुत बड़ा एक हथियार है, जैसे व्यक्ति के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए। मेरा हाई स्कूल भरन से है, राष्ट्रीय इंटर कॉलेज भरन। इंटरमीडिएट मेरा विजयनगर कॉलोनी सरस्वती इंटर कॉलेज से है। ग्रेजुएशन मेरा आगरा कॉलेज से है और पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह ये सारी शिक्षा मेरी BEd इतिहास से PhD ये सब मेरी यहीं की शिक्षा है। MAd वगैरह मैंने बरेली यूनिवर्सिटी किया है। तेज बोलना होगी, हाँ तेज से। अच्छा, ये आपने इतने असिस्टेंट प्रोफेसर होते हुए भी आपने सोशल वर्कर का कार्य नहीं छोड़ा, आप समाज सेवा लगातार क्षेत्र में करते रहे। तो किस तरीके से आपके दिमाग में ये बात आई कि हमें एक सोशल वर्कर भी बनना पड़ेगा? कान्हा जी, ऐसा है ना, अभी अपना समाज इतना पिछड़ा है कि उसको जैसे अगर प्रॉपर गाइडेंस और जैसे मोटिवेट किया जाए तो अभी जैसे विकास करने में कई सैकड़ों साल लगेंगे। ठीक है, तो मेरा एजुकेशन जैसे पाके वो मैं अपने समाज के लिए जैसे कुछ न कर पाऊँ तो फिर मेरा शिक्षित होने का कोई मतलब नहीं है। तो अब आके मैंने सोचा कि समाज से और थोड़ा राजनीतिक जैसे जुड़ के कुछ पद प्रतिष्ठा हासिल करके समाज का विकास किया जाए। बिल्कुल। हमने आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की बात किया, आप प्रोफेसर रह चुके हैं, उसके बाद में आप सोशल वर्कर भी रह चुके हैं, उसके बाद में आप पॉलिटिशियन भी लगातार मैंने देख रहा हूँ, राजनीति में आप सक्रिय होते नज़र आ रहे हैं। जी, शिक्षित होना एक अलग बात है। बिल्कुल। और पॉलिटिकल जैसे एक मुकाम हासिल करना अलग बात है। जब तक आप राजनीतिक स्तर पर कोई मुकाम हासिल नहीं करेंगे, जब तक अपने समाज को और अपना जो जातिगत जैसे जो विकास है उसको एक सही दिशा और मुकाम नहीं दे सकते। तो राजनीतिक होना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैं तो ये कहूँगा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जैसे 4 बच्चे हैं तो 4 में से एक को राजनीतिक तो बनाना ही चाहिए। बिल्कुल। तो उसके साथ में भी हमने देखा आप वकालत में भी शौक़ रखते हैं, आप LLB भी कर रखी है आपने और आप पेशे से वकील भी हैं। तो सोशल वर्कर करना, पॉलिटिशियन में आना और एक असिस्टेंट प्रोफेसर होना और उसके साथ साथ में वकालत भी करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो आपको कुछ वकालत के बारे में अपने हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं कि किस तरीके का सफ़र रहा आपका
वकालत करने का, तो हमारे दर्शकों को बताएं। जी, वकालत वैसे मेरा पेशा नहीं है, मगर वकील होने के नाते एक कानून की जानकारी या लोगों को जैसे समय समय पे जैसे कानून की जैसे जानकारी देना, उनकी जिज्ञासा शांत करना, तो मेरे हिसाब से एक संविधान और कानून की जानकारी होना हर नागरिक का एक अधिकार है। क्या लगता है आपको, जिस प्रकार से आप लगातार एक शिक्षक की भूमिका भी निभा रही है, समाज सेवा की भी भूमिका निभा रही है, तो आपका मेन लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य तो मेरा जैसे करीब करीब मुझे अचीव हो चुका है, जैसे क्योंकि हर व्यक्ति की जैसे एक आकांक्षा होती है कि जैसे कि वो नौकरी करे, नौकरी करने के बाद अपने परिवार का भरण पोषण करे, जैसे तो वो चीज़ आज के समय पे इतना जैसे मुश्किल नहीं है, और हर व्यक्ति कुछ न कुछ जैसे अपने जीवन यापन के लिए कुछ न कुछ कमाई लेता है। तो मेरा असली उद्देश्य यही है कि समाज के लिए मैं कुछ दे सकूं, जैसे उसको ऐसा प्रेरणादायी जैसे मैं अपना व्यक्तित्व जैसे छोड़ते जाऊं, ताकि मुझे देख के या मतलब मेरे नाम को जैसे सुन के लोग जैसे खुद ब खुद मोटिवेट हों, ऐसा मेरा अपना उद्देश्य है जैसे ज़िंदगी का। जैसे बिल्कुल साथियों, तो हमारे साथ में मौजूद हैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह बघेल, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। हम आपको पहले भी बता चुके हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं, पेशे से वकालत भी कर लेते हैं, LLB भी उन्होंने कर रखा है, उसके बाद में भी राजनीति में भी शौक रखते हैं। तो एक आम व्यक्ति अगर इतनी सारी डिग्रियों को लेकर एक समाज सेवा करना चाहता हो, तो आप समझ सकते हैं कि उसके अंदर क्या जज्बा होगा। जी हाँ, आजकल राजनीति शिक्षित लोगों की मानी जाती है, तो यही शिक्षित राजनीति में आने का कार्य कर रही है। इसी के साथ साथ में हम आज शिक्षक के बारे में बात करते हैं। जिस तरीके से आज पूरा भारत देश कोरोना वायरस की वजह से जूझ रहा है, देश को लॉक किया गया, उसके बाद में अब अनलॉक 3 चल रहा है, तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षकों के ऊपर लग रहा है कि जो प्राइवेट शिक्षक थे उनको सैलरी नहीं दी जा रही, कॉलेज वालों को फीस का चल रहा है। इसके बारे में आपके क्या कहना है? नहीं, वैसे ये एक महामारी के रूप में विश्व लेवल पे एक इसके परिप्रेक्ष्य में मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार का उत्तरदायित्व है कि वो जितने भी प्राइवेट शिक्षक हों या और कोई वर्कर हों, जैसे किसी कंपनी में या कहीं भी जैसे जॉब करते हैं, उनका ध्यान रखते हुए जैसे उनको एक सुचारू व्यवस्था के रूप में उनको कुछ न कुछ अनुदान जैसे देते रहना चाहिए जब तक महामारी का प्रकोप है। और रही बात जैसे विश्व स्तर पर महामारी की, तो उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, उसका तो सिर्फ एक बचाव ही एक तरीका है, उसके अलावा इसका अभी तक कोई वो नहीं है। वैक्सीन तैयार हो रही है, जब तक लोग धैर्य रखें और अपने आप को सुरक्षित रखें और साफ सफाई से रहें। एक शिक्षक को आप किस नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि आप भी एक शिक्षक हो, और एक जब शिक्षक इतने सारे विद्यार्थियों को शिक्षा देता है और वही विद्यार्थी कोई आर्मी में लग जाता है, कोई पुलिस कमिश्नर बन जाता है, कोई राजनीति भी करता है, अपने अपने टाइटल होते हैं, उसके बाद तो क्या लगता है इस देश में, या मैं तो यही कहूँगा पूरे विश्व में, एक शिक्षक की क्या भूमिका है? शिक्षक की अपने आप में बहुत अच्छी भूमिका है। एक शिक्षक के द्वारा ही जैसे देश का विकास होता है। विभिन्न पदों पे लोग जैसे शिक्षा पाके ही जैसे अपने उद्देश्यों को जैसे सफल करते हैं, तो शिक्षक मेरे नज़रिए से काफ़ी एक प्रतिष्ठित और मान सम्मान का पद है। एक शिक्षक को अपने पद की गरिमा बनाए रखनी चाहिए और निष्पक्ष भाव से अपने विद्यार्थियों को शिक्षित करते रहना चाहिए, मोटिवेशन करते रहना चाहिए। बिल्कुल देवेंद्र जी, एक मेरे ध्यान में सवाल आ रहा है कि जब कोई, अगर आप एक क्लासरूम में अपने विद्यार्थियों को शिक्षा दे रहे हों, और उसमें से कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि जिनकी समझ में कोई भी चैप्टर हो वो बहुत जल्दी आ जाता है, कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि उनकी जो समझ है वो थोड़ी कमज़ोर होती है, उनकी जो बुद्धि कमज़ोर होती है, उनकी समझ में घुसता नहीं। तो शिक्षक के पास ऐसा क्या लॉजिक होता है कि वो ऐसे विद्यार्थियों के लिए एक अलग तरह का हथियार रखते हैं उन्हें समझाने का? सबसे पहली बात तो जो बच्चे कमज़ोर होते हैं उनको फर्स्ट रो में बैठाना चाहिए, ताकि उनको जैसे प्रॉपर एक वो होता ना आई टू आई कॉन्टैक्ट जैसे बना रहता है, तो बच्चे
अपने ध्यान को इधर उधर भटका नहीं पाते हैं। दूसरी बात तक कि अगर जैसे फिर भी जैसे अगर उनको लगता है कि जैसे कि बच्चा और स्टूडेंट की बराबरी पर नहीं आ पा रहा है, तो अच्छे शिक्षक को एक्स्ट्रा क्लास का भी जैसे एक वो करना चाहिए। पूरा स्कूल ख़त्म होने के बाद में एक क्लास की व्यवस्था करनी चाहिए, जहाँ ऐसे स्टूडेंट को प्रॉपर तरीके से जैसे शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। बिल्कुल। एक और चीज़, जैसे बहुत सारे विद्यार्थी हाई स्कूल करते हैं तो इंटर करते हैं, उसके बाद में जो विद्यार्थी होता है उसका दिमाग एक ऐसे स्तर पर पहुंच जाता है, वैसे तो स्तर उसका ये होता है कि वो सोचने के योग्य हो जाता है, लेकिन फिर भी कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि अपने दिमाग को नहीं चला पाते, नहीं सोच पाते कि हमें इंटर के बाद क्या करना चाहिए, हमें आगे क्या डिसाइड करना चाहिए, कि हमें बीएससी करनी चाहिए या हमें बीए करना चाहिए या हमें बीकॉम करना चाहिए। उसके बाद भी ये पता नहीं लगा पाते हैं कि हमें साइंस आर्ट से करनी चाहिए या मतलब पीसीएम से करनी चाहिए या आर्ट्स आर्ट से करनी चाहिए। इसको ऐसे विद्यार्थियों के लिए आपका क्या संदेश है? ऐसे सभी विद्यार्थियों को या जो आपके संपर्क में ऐसे लोग आए, बिल्कुल, उन सबको मेरा नंबर प्रोवाइड कराइए, बिल्कुल, क्योंकि मैं एजुकेशनल कंसल्टेंट भी रह चुका हूँ जैसे वो भी रेस्टोरेंट में। तो ये सलाह मशवरा देना, गाइडेंस करना, काउंसलिंग करना, ये मेरा मतलब एक शौक था। तो मैंने एक रजिस्ट्रेशन भी करा रखा था। तो ऐसे लोगों को मेरा नंबर दीजिए, वो कभी भी तो जब भी जैसे उनको लगता है कि उन्हें मेरी ज़रूरत है या ऐसे किसी गाइडेंस की ज़रूरत है, तो मैं हमेशा उनको ऐसे काउंसलिंग करने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल। तो साथियों, देवेंद्र भोयल जी ने कहा है कि अगर ऐसे विद्यार्थी जो हमारे दर्शक हैं, अगर इनमें से कोई विद्यार्थी को हमें देख रहा हो, तो ऐसे विद्यार्थी जो इंटर के बाद डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कौन सी एजुकेशन को हमें चुनना चाहिए, तो उन्होंने कहा है कि मेरा नंबर आप नोट कर सकते हैं, उस नंबर पर कॉल करके आप मुझे पूछ भी सकते हैं कि इंटर के बाद आपको क्या करना चाहिए। वो नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवश्य हम डालेंगे। आप वीडियो पर जाएंगे तो वीडियो देखेंगे, तो उसी वीडियो को अगर डिस्क्रिप्शन खोलेंगे तो वहाँ पर डॉक्टर देवेंद्र सिंह बघेल जी का नंबर हम प्रोवाइड करा देंगे। वहाँ पर जाकर उन पर कॉल करके आप अपने बातों को रख सकते हैं और जान सकते हैं कि हमें इंटर के बाद में कौन से फील्ड को चुनना चाहिए। और इस संबंध में मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि जिन बीएड कॉलेज में मैंने पढ़ाया है, तो जब टीचिंग चलती है तो उस समय लेसन प्लान तैयार किए जाते हैं। तो कोई भी जिस कॉलेज में पढ़ाया होगा, कोई भी स्टूडेंट अगर उसने रात के 1 बजे भी अगर फ़ोन किया है और अगर 2 बजे भी किया है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट के पास वही समय होता है अब नेक्स्ट डे के लिए लेसन प्लान बनाने के लिए। तो रात के समय होता है, उसी में बना के 1-2 घंटे सो के सुबह फिर जल्दी निकलते हैं उसके लिए। तो मैंने हर बच्चे की 1 बजे 2 बजे रात में जग के और मैंने उनको जो समस्या का समाधान किया है। मेरा कोई भी स्टूडेंट इस बात को जैसे अगर डिनाई करे तो मेरे पास आए। बिल्कुल। देवेंद्र जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, अगर विद्यार्थी इंटर करने के बाद में डिग्री लेता है तो आज 2 कंडीशन है उसके पास में, एक तो या तो वो बीएड कर ले या उसके बाद में बीटीसी करे, तो आप किसे बेटर मानते हो? देखिए, बेटर तो खैर दोनों चीज़ें। अभी पिछले जो एग्ज़ाम जो 69,000 जो वैकेंसी थी, उसमें बीएड वाला को प्राइमरी में चांस दे दिया गया है। और दोनों डिग्रियों की अपनी अपनी जैसे जगह हैं, क्योंकि बीटीसी बेसिकली प्राइमरी उसमें जान टीचर बनने के लिए है और बीएड इंटर कॉलेज का जैसे शिक्षक बनने के लिए। तो सरकार अपनी सुविधा की वजह से, क्योंकि उनको टीचर तैयार मिल रहे हैं, जैसे डिग्री नहीं करानी पड़ेगी, उनको बीटीसी में खर्चा होता है। तो अब दोनों डिग्री जैसे वो कर दी हैं, तो व्यक्ति की स्वेच्छा है कि वो कौन सी डिग्री जैसे ले सकता है। दोनों डिग्री अपने आप में लमसम जैसे अपने अपनी जगह सकती। तो विद्यार्थी, जैसा कि हमने अभी देवेंद्र जी ने बताया है कि जो विद्यार्थी इंटर करने के बाद में ग्रेजुएशन भी कर लेते हैं और उनको वहाँ पर भी फील्ड चुनने में दिक्कत आती है कि हमें बीटीसी करनी चाहिए या बीएड करनी चाहिए, उनका भी समाधान हमारे देवेंद्र भैया जी ने बताया है कि आप बेझिझक होकर, या रात का समय हो या दिन का समय हो, आप हमारे नंबर पर कॉल करके कभी भी, कहीं भी, कैसे भी आप हालत में हो, फ़ोन कर सकते हैं। आपके प्रश्नों के उत्तर अवश्य दिए जाएंगे और बताया जाएगा कि आपके लिए कौन सी फील्ड अच्छी है। जी हाँ, और भी हम बात करेंगे शिक्षा को लेकर। जिस प्रकार से बघेल साहब अभी एक नई शिक्षा नीति सरकार ने लॉन्च की है, पहले 10+2 था, अब
शायद 5+3 4 कर दिया गया है। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए, काफ़ी समय बाद और एक नई एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की है गवर्नमेंट ने, बिल्कुल। करीब करीब 34 साल बाद। तो पहले की जो पॉलिसी थी वो 86 में जैसे लॉन्च की गई थी, उसमें कुछ सुधार करके 92 में उसको जैसे अमेंडमेंट के साथ जैसे दोबारा से लॉन्च कर दिया गया था। बिल्कुल। तो हर गवर्नमेंट अपने अपने हिसाब से जैसे एजुकेशन पॉलिसी लाती रहती है, वो कोई ख़ास बात नहीं होती है, क्योंकि नई पॉलिसी जो आती है उसमें कुछ कुछ जैसे फेरबदल करे जाते हैं, मगर बात सिर्फ वही रहती है। इस एजुकेशन पॉलिसी में थोड़ी सी जैसे व्यवस्थाओं को जैसे वो किया गया है, जैसे कि क्षेत्रीय भाषाओं पर जैसे जोर दिया गया, बिल्कुल। और हाई स्कूल का बोर्ड ख़त्म कर दिया गया, इंटरमीडिएट में जैसे सेमेस्टर सिस्टम लागू कर दिया गया, और ग्रेजुएशन में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। पहले क्या होता था कि आप 3 साल की जैसे डिग्री जब तक हासिल नहीं कर पूरी पढ़ाई नहीं कर लेते थे, जब तक डिग्री नहीं मिलती थी आपको। अब क्या है कि आप अगर आपने 1 साल पूरा कर लिया है और उसके बाद में आप पढ़ाई नहीं जारी रखना चाहते हैं, सर्टिफिकेट तो एक सर्टिफिकेट के नाम से आपको जैसे जारी कर दिया जाएगा। अगर आप 2 साल पूरी कर लेते हैं तो फिर एक डिप्लोमा के नाम से जैसे आपको जारी कर दिया जाएगा, और 3 साल आप पूरी कर लेते हैं तो आपको डिग्री मिल जाएगी। तो हर पॉलिसी की अपनी अपनी अहमियत होती है और अपना अपना जैसे वो होता है, तो सही है पॉलिसी कुल मिलाकर। अगर इसमें हम कंपैरिजन करें तो क्या लगता है आपको, ये बेटर है? देखिए, बेटर का तो कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कंपैरिजन करना किसी चीज़ का जैसे वो होता है, समय के अनुसार हर नई चीज़ अच्छी मानी जाती है। तो इसके साथ साथ में हैं, अगर हम कहें कि अगर देखा जाए तो कुछ विद्यार्थियों का ये भी कहना है कि जो पुराना सिलेबस था, हमने उस सिलेबस को एक तरह से कहते हैं ना, रट लिया था। अगर हम गांव की भाषा में बोले ना, कहते हैं रटंत विद्या, कि बच्चों को पता था कि 5वां चैप्टर कौन सा है, इंग्लिश का पहला चैप्टर कौन सा है, इसके राइटर कौन है। तो कुछ विद्यार्थियों का मानना है कि जो नया सिलेबस आएगा उसमें कुछ करने में उन्हें थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। नहीं, मेरे हिसाब से ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस समय जो सेमेस्टर सिस्टम भी जैसे लागू किया गया है, तो सेमेस्टर सिस्टम का मतलब होता है कि व्यक्ति जो स्टूडेंट होता है उसको हर समय जैसे पढ़ाई से जोड़े रखना, क्योंकि एक सेमेस्टर खत्म होने पर पिछला कोर्स जैसे फिनिश हो जाता है, तो नया कोर्स जैसे अप्लाई हो जाता है। तो ये स्टूडेंट को पूरा कोर्स कवर कराने का जैसे एक तरीका है। मेरे हिसाब से सेमेस्टर सिस्टम अच्छी प्रणाली है। क्या लगता है पूरे भारत में एक ही शिक्षा प्रणाली लागू होनी चाहिए? हाँ, एक तो लागू होनी चाहिए, उससे मतलब एक यूनिफॉर्मेशन की बात आती है, किसी के प्रति भेदभाव नहीं होता, तो ये चीज़ तो होनी चाहिए। जैसे अभी देखा गया है कि मध्य प्रदेश का अलग एजुकेशन सिस्टम है, उत्तर प्रदेश का अलग है, किताबों में भी अंतर है। अगर बात उत्तर प्रदेश की भी की जाए तो यहाँ पर भी देख सकते हैं, एक ही मैथ के बहुत सारे राइटरों के प्रकाशन में बुकें छपी हैं। जैसे आप मैथ को ले लीजिए, हाई स्कूल का मनोहर रे राइटर है, किसी का विकास राइटर है। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं जो विद्यार्थी होते हैं उसके माइंड में कहीं ना कहीं ये चलता है कि हमें मनोहर रे का लेना चाहिए, या हमें विकास का लेना चाहिए, या हर्षरूप का लेना चाहिए। तो इसको अब जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है, क्या उसमें ऐसा देखने को मिलेगा कि एक ही राइटर को वरीयता दी जाएगी? नहीं, बात राइटर की नहीं है, बात एक्चुअली क्या है कि जैसे संविधान में अपने यहाँ शिक्षा को संवर्धित सूची में शामिल किया गया है, तो कुछ अधिकार तो मतलब केंद्र को अपनी सूची में बनाने के हैं, कुछ राज्यों को बनाने के हैं, कुछ दोनों को बनाने के, जिसमें जैसे जो प्रभारी होती है तो केंद्र की वो चीज़ मान ली जाती है, तो स्टेट को अपने अपने जैसे नियम बनाने का अधिकार होता है। तो उसी वजह से सब जगह जैसे अलग अलग जैसे व्यवस्थाएँ आती हैं, जो कि करीब करीब जैसे कुछ हद तक देखा जाए तो सही है, सही उस वजह से, क्योंकि हर प्रदेश का अपना अपने स्तर का विकास हुआ है। तो वहाँ आप देखेंगे तो अपने अपने स्तर की एजुकेशन लागू की जाती है, कहीं जनजाति हैं, कहीं मतलब बेसिक जातियाँ जैसे, कहीं विकास नहीं है, कहीं क्षेत्रों का पूरा जैसे अगर आप अवलोकन करेंगे तो पूरी तरीके से विकसित नहीं है। तो वहाँ उनके हिसाब से सही भी है, और अगर वैसे ही आप देखा जाए तो मेरे हिसाब से पूरे देश की एजुकेशन जो व्यवस्था है वो एक जैसी होनी चाहिए। तो साथियों, हमारे साथ में मौजूद हैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह बघेल जी, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। इन्होंने बताया है कि अगर आपको जो विद्यार्थी डिसाइड नहीं कर पाते हैं, आपको कोई समस्या है, तो आप भी इनके नंबर पर कॉल करके जान सकते हैं
कि हमें आखिरकार कौन से फील्ड को चुनना चाहिए। बहुत सारे विद्यार्थियों के दिमाग में शंका होती है कि हम बीए करें या बीएससी करें, डिसाइड नहीं कर पाते। तो आप डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर होगा, वहाँ पर कॉल करके आप जान सकते हैं। बघेल साहब, आपके दिमाग में ये कैसे आया कि एक शिक्षक होते हुए भी मैं एक समाज सेवा कर सकता हूँ? तो एक कितनी उम्र थी आपकी जब आपने ये डिसाइड किया कि मुझे शिक्षा के साथ साथ समाज सेवा भी करनी चाहिए? एक्चुअली समाज सेवा का तो मेरा शुरू से ही जैसे वो रहा है। मैंने अपने खर्चे पे कई शादियाँ वादियाँ भी जैसे करते थे जैसे, और आगे भी मेरा ऐसा प्लान है। मैंने एक बघेल सेवा समिति के नाम से एक अपनी समिति रजिस्टर कराई है। उसके तहत में आगे गरीब परिवारों की जैसे जो लड़कियाँ होती हैं उनकी शादी का जैसे मैं किया करूँगा मैं। तो ये चीज़ तो समाज सेवा की शुरू से रही है, और अब चूँकि अब किसी मुकाम पर जैसे धीरे धीरे आते जा रहे हैं शिक्षा को लेकर और पैसे को लेकर, तो अब उस चीज़ में इजाफा ही होना है आजकल का, तो उसमें कमी वैसे नहीं आई। आगे अगर हम सवाल करें तो आप एक पेशे से वकील भी हैं, हमने पहले ही बात की। तो हम ये जानना चाहते हैं हमारे दर्शक के आपके जहाँ में कहाँ आया कि हमें आप जब आप क्या कर रहे थे कि हमें एक LLB में करूँ, उसके बाद में मैं वकालत भी करूँ? एक्चुअली क्या है कि मैं काफ़ी समय मैंने 5-6 साल सिविल सेवा की तैयारी भी करी थी मैंने दिल्ली में। तो संविधान पढ़ने का जैसे काफ़ी अवसर मिला था। तो शुरू से जिज्ञासा ये थी कि जिस तरीके से मुझे देश का जो संविधान है, जिसमें कानून व्यवस्था है, उसको जानने का जैसे अवसर मिला है, तो क्यों ना जैसे कानून की भी जैसे एक जानकारी हासिल की जाए, जिससे अपने समाज और लोगों का जैसे भला हो, कभी भी जरूरत पड़ती है तो उनके काम आया जाए जैसे। हालांकि मेरा वकालत का पेशा रोजगार चलाने के उद्देश्य से नहीं है, सिर्फ समाज सेवा जिसको भी जैसी मदद होगी सिर्फ उस बेस पर मेरा वकालत चला है। डॉक्टर साहब, आपने कोई ऐसा अभी तक कार्य किया हो जो वकालत में ही कि आपने ऐसा किसी गरीब की मदद की हो तो हमें बताएं? अभी तो नहीं, अभी वकालत के उसमें अभी ऐसा मुकाम नहीं आया है, और मुझे उम्मीद है कि ऐसे अवसर आते रहेंगे और आपको मतलब अवगत कराते रहेंगे। तो साथियों, आपको बता दें कि हमारे साथ में देवेंद्र जी मौजूद हैं, और बाकी तो आप जान ही चुके हैं इनके बारे में, क्या बताएं। प्रोफेसर भी हैं, वकील भी हैं, शिक्षक भी हैं, और समाज सेवी भी हैं, और राजनीतिज्ञ भी हैं। तो ये वास्तव में एजुकेशन का एक नज़रिया होता है। जिसके पास एजुकेशन होती है, एजुकेशन इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अगर एजुकेशन होगी तो हर क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकते हैं। तो नमस्कार साथियों, ब्रेक के बाद आपका हार्दिक स्वागत है। अभी हमारे साथ मौजूद है, जैसा कि आपको पता है, डॉक्टर देवेंद्र सिंह बघेल जी। तो बघेल साहब, आपका इसके बाद में ये तो बात हुई हमारी समाज सेवा पर, शिक्षक है, आपका राजनीति में आने के लिए एक ऐसा क्या मोड़ आया आपकी ज़िंदगी में कि आपने राजनीति को भी ज्वाइन किया? खाना जी क्या है कि जैसे हम रेलवे में जब सफ़र करते हैं बिल्कुल, या घर में बैठे जब अखबार पढ़ रहे होते हैं सुबह, तो हमें देखने को मिलता है अखबार में कि फलां नेता ने ये कर दिया, फलां ने वो कर दिया। तो हम सिर्फ बैठे बैठे एक मतलब कंट्रोवर्सी की जैसे उसमें चले जाते हैं, जबकि हम जैसे अगर शिक्षित हैं तो हम भी तो वो काम कर सकते हैं और कुछ अच्छा कर सकते हैं सरकार के लिए। तो क्यों ना हम जैसे राजनीति में जैसे ऐसे मुकाम हासिल करें कि MLA MP की जैसे वो करके और मिनिस्टर तक अगर पहुँचा जाता है, और वो समाज के लिए जैसे हम कुछ अच्छा करने की जैसे उसमें रहते हैं, तो वो ज़्यादा बेटर है, न कि जनरल क्लास में सफ़र करते हुए कमेंट करना सरकार के ऊपर, और ना अखबार के पढ़ते हुए चाय पीते हुए जैसे गवर्नमेंट को पूछते नज़र आए। उससे बढ़िया कि राजनीति में आगे कदम बढ़ाते हुए समाज के लिए जैसे और देश के लिए कुछ करने की जैसे सोच है। तो आपने कोई पार्टी ज्वाइन की या फिर ऐसे ही आप राजनीति में आए? अभी तो कोई पार्टी जैसे ज्वाइन नहीं की है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं खुद ऐसा मुकाम हासिल करूँ, या अपने जैसे समाज के कार्यों से या अपने जैसे शैक्षिक जैसे उनसे कार्यों से, तो कोई अच्छी पार्टी मेरे पास खुद आए जैसे अवसर देखिए, तो मैं वो ज़्यादा जैसे अच्छा मानता हूँ। तो साथियों जी हाँ, एक एजुकेटेड व्यक्ति की यही पहचान होती है कि हमें, अगर एजुकेशन आपके पास है, अगर आपके पास में वो ताकत है कि आप एक ऐसा लगता है कि आप एक इस रास्ते पर जा रहे हैं, उस पथ पर जा रहे हैं जहां पर आपकी मंजिल आपका इंतजार कर रही है, तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी पार्टी ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं होती।
बल्कि पार्टी खुद दरवाजे पर आती है। बिल्कुल सत्य कथन है, कड़वा सत्य होता है, लेकिन मैं इस कथन को बिल्कुल सत्य मानता हूँ। शायद अगर मैं कभी भी इंटरव्यू लूँ तो इस कथन को भी मैं देवेंद्र जी को याद रखूंगा। उन्होंने बहुत ही सुंदर बात कही है। उन लोगों के लिए ये सटीक बैठती है जो एजुकेशन में अच्छे मुकाम पर हासिल है, उनको भी राजनीति में आना चाहिए, जिससे हम अखबारों में रोजाना डेली पढ़ते हैं, उन चीज़ों को तुम भी कर सको। तो बहुत अच्छी बात लगी हमें देवेंद्र जी आपकी। इसी के साथ साथ में हम जानना चाहेंगे कि राजनीति में आपका ऐसा कोई राजनेता है जिसे आप थोड़ा बहुत अपना, जिसकी राजनीति से थोड़ा प्रेरित हुए हों, ऐसा लगता है आपको कोई राजनेता? जितने भी अच्छे राजनीतिक वही कहे जा सकते हैं जो समाज के और देश के काम आते हैं। बिल्कुल उनका किसी का जैसे नाम लेना बिल्कुल है, बिल्कुल पक्ष विपक्ष वाली बात हो जाती है। बिल्कुल। आप और जनता बस यही जाने कि जिनकी कार्य प्रणाली जैसे अच्छी रही है वो नेता अच्छी कैटेगरी के होते हैं, और जिनकी कार्य प्रणाली गलत होती है वो गलत ही उसके होते हैं। अब आप राजनीति में आए हो तो आपका मेन मोटिव क्या है, मेन उद्देश्य क्या है? आपको कहाँ से शुरू करना चाहते हो, ग्राम स्तर से या तहसील स्तर से या फिर ब्लॉक स्तर से? नहीं, राजनीति को मैं बिल्कुल ग्रामीण स्तर से जैसे लेके चलना चाहता हूँ। जैसे सरपंच का चुनाव होता है उसमें भी मैं पार्टिसिपेट करने की जैसे मेरी योजना है। वो बात अलग है कि परिवार में से किस व्यक्ति को जैसे आगे लाया जाएगा, मगर पृष्ठभूमि मेरी रहेगी इस चीज़ में। उसके बाद में फिर जैसे एक जिला स्तरीय जैसे जिला पंचायत चुनाव होते हैं उसमें भी पार्टिसिपेट करना। उसके बाद में विधानसभा क्षेत्र के लिए जैसे तैयारी हो रही है, तो सभी मुकाम को जैसे आगे रख के चला जाएगा, किसी भी उसको छोड़ा नहीं जाएगा। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो निचले स्तर पे भी जो राजनीति की जो गंदगी है उसको भी लोग जाने समझे जैसे, क्योंकि जब तक आप एक निम्न स्तर की जैसे उसका विकास नहीं करेंगे, जब तक उच्च स्तर की विकास की आप सोच नहीं सकते। बिल्कुल। तो अगर आपको सरपंची के चुनाव को लेकर अगर जिला स्तर के चुनावों की हम बात करें तो अभी कुछ ही महीनों बाद ग्राम पंचायत के चुनाव होने हैं। कोरोना वायरस की वजह से थोड़ा पोस्टपोन कर दिया गया है चुनावों को कुछ ही महीनों के लिए। तो क्या तैयारी चल रही है आपकी चुनावों को लेकर? तैयारी हमारी मतलब अच्छे स्तर की तैयारी में लगे हुए हैं, और कोरोना का जहाँ तक मेरा उम्मीद है कि राजनीतिक उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लग रहा है पूरी तरीके से कि चुनाव अपने प्रॉपर समय पे जैसे हो जाएंगे। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब का कहना है कि चुनावी बिगुल बज चुका है और हमारी पूरी तैयारी है, हम जोर शोर से चुनावी माहौल में लगे हुए हैं और हमारी राजनीतिक ग्रामीण स्तर से शुरू होगी। उसी के साथ साथ में हमारे डॉक्टर देवेंद्र सिंह बघेल जी की एक समिति है, बघेल सेवा समिति, जिन्होंने एक बाघ विधाता मंदिर, इनका ही पैतृक गांव नंगला दयाली खांडा आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है, उसके लिए बहुत ही सराहनीय कदम उठाए हैं। हम इनके ही जुबान से जानना चाहेंगे कि आखिरकार इन्होंने अपने पैतृक गांव नंगला दयाली के बाघ विधाता मंदिर के लिए क्या सोच के रखा है। तो डॉक्टर साहब हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। एक्चुअली बाघ विधाता मंदिर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रखता है। बिल्कुल। 2 पीढ़ी पहले बाघ विधाता मंदिर एक अच्छे मुकाम पे माना जाता था। बिल्कुल। नंगला दयाली खांडा के आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी अच्छे जो लोग हैं वो वहाँ आते थे। वहाँ जैसे प्रवचन वगैरह और उन सब में भजन कीर्तन में पार्टिसिपेट करते थे, मगर कुछ लोगों की गलत नीयत की वजह से आज मंदिर पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है। तो मेरा प्रयास ये है कि मैं मंदिर को पुराने रूप में जैसे लाऊं, जिसमें भागवत कथा वगैरह जैसे हों और मेले वगैरह जैसे लगें, मंदिर का पूरी तरीके से उद्धार हो, जैसे भव्य विकास हो, मंदिर का अच्छा बनवाना, चारों तरफ से जैसे दीवार लगवाना, उसमें धर्मशाला टाइप में जैसे हॉल वगैरह बनवाना, जिससे कि साधु संत लोग जैसे उसमें आराम से रहें जैसे, और एक ट्रस्ट भी बनाने का मेरा विचार करना है कि जिसकी आमदनी से वहाँ के साधु संतों को जैसे जीवन यापन में कोई दिक्कत नहीं होगी। बघेल साहब, नंगला दयाली मेरा भी पैतृक गांव है, लेकिन वहाँ जब हमारे पिताजी हैं और हमारे बाबा जी थे, मैंने सुना था कि जो बाघ विधाता आश्रम है वहाँ पर जो विधाता बाबा हैं उनकी बहुत ही कृपा हुआ करती थी, लेकिन आज वही मंदिर थोड़ा ऐसा लगता है सुनसान सा नज़र आता है। तो उससे किस ढांचे में ढालना चाह रहे हैं आप?
मेरा उद्देश्य ये है कि जो जिस समय मंदिर की जो प्रतिष्ठा थी, उस प्रतिष्ठा को मैं एक बार फिर से वापस बुलाना चाहता हूँ। बिल्कुल। तो दर्शकों, हम आपको बता दें कि डॉक्टर देवेंद्र सिंह बघेल जी का कहना है कि बाग विधाता मंदिर को मैं पुराने स्तर पर लाना चाहता हूं, जहां हजारों साल पहले जिस मंदिर की दूर दूर क्षेत्रों तक प्रशंसा होती थी, अब भी उसकी प्रशंसा दूर दूर तक है। लेकिन उनका मानना है कि हमारे आगरा जिले में उस मंदिर की एक अलग ही पहचान हो। जी हाँ, बाग विधाता मंदिर के बारे में मैं आपको विस्तार से बता दूं। बाग विधाता मंदिर गांव नंगला दयाली, पोस्ट खंडा, थाना बरहन, तहसील एदमातपुर, आगरा में स्थित है। वहां पर विधाता बाबा की अनुग्रह कृपा से वहां के क्षेत्र निवासियों में काफ़ी उत्साह देखने को मिलता है। बाबा की कृपा हमेशा ही गांव पे रही है। गांवों में ही नहीं बल्कि सभी क्षेत्रवासियों पर बाबा की कृपा हमेशा बनी रही है। तो उस मंदिर के लिए डॉक्टर साहब ने कदम उठाया है। वास्तव में इनकी इस सराहनीय पहल को हम सैल्यूट करते हैं और इन्हें बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामना भी प्रेरित करते हैं, जिन्होंने एक मंदिर पर अपने इस तरीके से अपने विचारों को रखा और मंदिर को दोबारा उसी सुंदरता में लौटाने की बात कही। हम इनके बहुत बहुत आभारी हैं। उसी के साथ साथ में इनके कुछ मंदिर को लेकर उद्देश्य हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। इनका मानना है कि मंदिर में भागवत कथा का आयोजन होना चाहिए। 1 साल में या 2 साल में जैसे भी सालें आती रहें, वहाँ पर कथा भागवत का आयोजन होता रहना चाहिए। भंडारे का भी आयोजन करना चाहिए। वर्ष में एक बार मेले का भी आयोजन का प्रावधान बघेल साहब ने किया है। भजन कीर्तन आरती आदि का भी आयोजन करना चाहिए। इसी के साथ साथ में जो मंदिर का निर्माण है वो भव्य तरीके से होना चाहिए। जैसे कभी अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी गई है और जिस प्रकार से राम मंदिर में एक राम मंदिर बनने जा रहा है, उसमें एक ट्रस्ट बना है, उसी प्रकार से उस बाग विधाता मंदिर के लिए भी एक ट्रस्ट की आवश्यकता है। वो ट्रस्ट बनेगा जिससे वहाँ पर जितने भी आश्रम साधु आया करेंगे, उनके खाने पीने रहने की उचित व्यवस्था की जाए। उसी के साथ साथ में विधाता बाबा एवं मोटे बाबा की मूर्ति की स्थापना भी इन्होंने कराने की वादा किया है कि अगर उसी के साथ में मंदिर प्रांगण में वृक्षारोपण कराना भी इनका मुख्य लक्ष्य है। सामाजिक एवं धार्मिक उत्थान करना भी इनका मुख्य लक्ष्य रहेगा। सामाजिक बुराइयों जैसे जुआ, शराब, नशा आदि को दूर करना इनका मेन उद्देश्य है। वहाँ पर शराबी और जुआरी व्यक्तियों को प्रवेश वर्जित है। वहाँ पर ऐसे व्यक्तियों को एंट्री नहीं दी जाएगी जो नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। उसके साथ साथ समाज का शैक्षिक विकास भी कराने की इन्होंने बात कही है। तो वहीं इनका कहना है कि बाग विधाता मंदिर का नक्शा एक अलग तरीके से होगा, जिसकी सजावट वास्तव में एक भव्य तरीके से की जाएगी। ये बात रही मंदिर की। उसके साथ साथ में हम सुनते हैं डॉक्टर साहब की जुबान में। मंदिर का जो जमीन है ना, बिल्कुल करीब 12 बीघे जमीन आ रही है उसमें। बिल्कुल। उसमें कुछ लोगों के जैसे नाम निकल आए, जैसे पहले कभी किसी की रही होगी, जैसे अब उनके बच्चों के जैसे नाम निकल आए उसमें। तो मैं तो उनसे मिल के और मैं उस ज़मीन को खरीदने का भी जैसे इच्छुक हूँ। बिल्कुल। अगर जैसे मुझे वो दान नहीं करते हैं मंदिर के विकास के लिए, तो मैं उनको जैसे जो उनको उचित लगे उस कीमत दे के मैं मंदिर का विकास कराने के लिए पूर्ण रूप से आसक्त हूँ। बिल्कुल। डॉक्टर साहब का यह भी कहना है कि जो मंदिर की जगह है, कम से कम 8 या 7 बीघा में वो मंदिर है। 12 बीघा सॉरी, वो 12 बीघा की जमीन जिनके भी नाम है, अगर वो दान करना नहीं चाहते हैं मंदिर के नाम में, तो वो डॉक्टर साहब भी उसे खरीदने के लिए तैयार है और उसमें एक भव्य मंदिर, गौशाला, वृक्षारोपण इस प्रकार से मंदिर का एक नया डिजाइन देंगे जिसे लगे कि वास्तव में बाग विधाता मंदिर के नाम से कोई मंदिर आगरा में जाना जाएगा। इसी के साथ साथ में हम बात समाज की कर लेते हैं। आपका बघेल समाज आगरा में बाहुल क्षेत्र में है। आपका आगरा में सांसद भी हैं, बघेल समाज से ही हैं। एदमातपुर तहसील में भी आपका जो बघेल समाज है बाहुल क्षेत्र में है। फिर भी कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि जो बघेल समाज है राजनीति में कहीं ना कहीं वो हक नहीं मिल पा रहा है जो जनसंख्या के हिसाब से मिलना चाहिए। इसके लिए आप क्या समझते हैं? या तो हमारा समाज जो आपका समाज है वो शिक्षित नहीं है, या फिर क्या कमी है इस चीज़ में? देखिए कान्हा जी, सबसे पहली बात तो आपने सही कही कि समाज अभी उस स्तर का शिक्षित नहीं है। बिल्कुल कि अपने निर्णय
और अपनी योजनाओं को अंजाम दे सके। दूसरी बात, समाज अभी भटका हुआ है, अपने अपने थोड़े थोड़े से लालच के लिए समाज दूसरे लोगों की जैसे गिरफ्त में चला जाता है, जिससे पूरे समाज का जैसे विकास अवरुद्ध हो जाता है। सबसे बड़ी विडम्बना यही है। और मैं तो ये चाहूँगा कि अपने समाज के लोगों को जैसे प्रोत्साहन भी दूँगा, और उनको जैसे जैसे मेरी आवश्यकता है, ज़रूरत है, वहाँ मैं हर तरीके से सहयोग के लिए तैयार हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा यही चाहता हूँ कि अपना समाज ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित हो। बिल्कुल। बिना शिक्षा के कोई भी सफलता नहीं है। आज आप देखें तो समाज में जिस प्रकार से अपने जो लोग हैं समाज के वो आगे बढ़ रहे हैं, आगे निकल कर आ रहे हैं। कोई राजनीति में आ रहा है, कोई शैक्षिक में भी आज अपने आईएएस पीसीएस बन रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये क्रम लगातार जारी रहना चाहिए। बिल्कुल जारी रहना चाहिए, और मेरा हर पल यही प्रयास रहेगा कि मैं लोगों को समय समय पर जैसे मोटिवेशन देता रहूँ, जैसे ताकि लोग आगे अग्रसर हो सकें। समाज के बारे में आपके और भी क्या विचार हैं जो आपके जहां में उठ रहे हों? समाज के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे उन युवाओं के लिए जो समाज के युवा हैं लेकिन वो अब फैसला नहीं ले पा रहे हैं कि हमें राजनीति में जाना चाहिए या हमें शिक्षा की तरफ अग्रसर होकर भी राजनीति में आना चाहिए, लेकिन वो अपना एक मूल उद्देश्य नहीं बना पा रहे हैं कि हम शिक्षित हैं तो हम राजनीति में जाएं या सरकारी नौकरी को हमें अपना करियर बनाएं। तो उन युवाओं के लिए आपके क्या विचार हैं? राणा जी, असली बात है ना, मेरा समाज है ना बहुत भोला है। बिल्कुल। और उस भोलेपन का लोग मतलब अपने अपने तरीके से जैसे फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। असल में क्या है कि लोग शिक्षित भी हैं, जैसे इतना कमज़ोर समाज भी नहीं है अपना, मगर जो पढ़े लिखे हैं वो प्रॉपर जैसे उनको एक रास्ता नहीं मिल पाता है। एक गलत भटकाव की वजह से जैसे उनको सही मुकाम जैसे हासिल नहीं हो पाता है। तो मेरा बस ये कहना है कि अच्छे शिक्षित और जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनसे जुड़ने की कोशिश करें, जैसे हर समाज अपने अपने तरीके से जैसे जीना और अपने अपने तरीके से सोचना, वो चीज़ बंद करके एक कम्युनिटी बना के, जैसे मेरा तो सजेशन यही रहेगा कि हर गांव में और हर जैसे उस स्तर पर जैसे तहसील स्तर पर जैसे एक मंच बनाया जाए जहाँ जैसे लोगों को मोटिवेशन किया जाए कि आप जिस क्षेत्र में जो चीज़ करना चाहते हो उससे संबंधित व्यक्ति से जैसे मुलाकात करके आगे अग्रसर हो जाए। डॉक्टर साहब, आपके समाज में ऐसी बहुत सारी प्रतिभाएं हैं जिनका सम्मान करना चाहिए हमें, और वास्तव में उन प्रतिभाओं का सम्मान होना भी ज़रूरी है। या तो वो शहीद जवान हों, जैसे कि अभी आपके लखनपुर आगरा में जो हमारे युवा शहीद देवेंद्र सिंह बघेल जी हैं, हमारे देश की खातिर जो शहीद हो गए। एक आपकी एक पहलवानी में अगर बात करें तो पूजा पाल हैं, पूजा बघेल, उनकी बहन भी भारती बघेल। उसके बाद में भी अगर हम फिरोजाबाद की साइड में चले जाएं तो मीनू धनगर अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी हैं जो कि अमेरिका में भी पदक जीत कर आई हैं। उसके बाद में अगर हम युवाओं की बात करें तो एक 12 साल का हमारा देवांश धनगर आगरा, वो भी गणित का जादूगर है। कैलकुलेटिंग में इतना माइंड है उसका कि तुम बोलते जाओ और उसको मुँहों से ही अपने दिमाग से ही कैलकुलेट कर देता है। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता नहीं है कि जो तुम्हारे समाज है, आपका समाज की जो प्रतिभाएं हैं उनको दबाया जा रहा है, उनका प्रचार प्रसार, उनको जागरूक नहीं, मतलब उनका प्रचार प्रसार कम हो रहा है? राणा जी, पहले तो मैं ऐसी प्रतिभाओं को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, और ये बात भी आपकी सही है कि प्रतिभाओं को दबाया जाता है। जब तक उनको प्रॉपर जैसे एक उचित मुकाम जैसे अग्रसर होने का नहीं मिलता, जब तक ऐसी प्रतिभाएं दब के रह जाती हैं। तो मेरा प्रयास यही रहेगा कि जहाँ तक ऐसे लोगों को जैसे जिस तरीके की जैसे मदद या सहायता या मोटिवेशन की जरूरत रहेगी, मेरा हर समय ऐसा प्रयास रहेगा। और देवेंद्र सिंह धनगर जी, वो देवेंद्र सिंह जो बघेल हैं शहीद, उनके पहली उसमें बरसी में मैं लगा लेता पूरा कार्यक्रम मैंने लेता था लगभग के सामने। उस समय उस पार्क का नाम देने के लिए ही संघर्ष चल रहा था। आज उस पार्क का नाम भी जैसे शहीद पार्क के नाम से घोषित हो गया, उनकी पत्नी को भी जो मिल गया है, एक अच्छी बात है। और मेरा सबको जैसे उज्जवल भविष्य के लिए सब प्रतिभाओं को जैसे कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो शहीद देवेंद्र सिंह बघेल के जो परिवारीजन हैं उन्होंने काफ़ी कड़ी मेहनत और मुशक्क़त और क्षेत्रीय लोगों को और समाज का उनका साथ रहा, जिसकी वजह से आज उनका पार्क है। तो कहीं ना कहीं ऐसे भी लोग हैं और भी अन्य प्रतिभाएं ऐसी हैं जिन्हें अगर उनका फैमिली बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो कम है, लेकिन वो जो हक उन्हें मिलना चाहिए वो हक उन्हें नहीं मिल पाता है। तो इसमें आप
क्या किस जिम्मेदार मानते हैं कहीं ना इसमें कहीं ना कहीं समाज ही जिम्मेदार है अपना, बिल्कुल क्योंकि समाज के जो प्रबुद्ध और प्रतिष्ठित लोग हैं और जो ऐसी मदद कर सकते हैं जैसे ऐसे लोगों की, उनको आगे आना चाहिए और उन बिना उनके प्रयास के ऐसे लोगों का जैसे एक तरीके से पतन और दबते रह जाता है। तो डॉक्टर साहब का कहना है कि अगर ऐसी प्रतिभाएं वो बघेल समाज में हैं तो ऐसे बुद्धिजीवी लोगों को आगे आना चाहिए जो उन प्रतिभाओं का सम्मान कर सकें। वास्तव में इन प्रतिभाओं को नमन और वंदन और चरण स्पर्श है, जो अपने देश के लिए अपने जानों की आहुति दे के चले गए। और ऐसी प्रतिभाओं को हम नमन करते हैं जो लगातार या वो गायक की भूमिका निभा रहे हों, या वो कवि की भूमिका निभा रहे हों, या वो हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हों, या वो देवांश धनगर जो एक छोटी सी उम्र में इस तरह की अलौकिक रचनाएं अलौकिक तरीके से मैथ के जादूगर हैं। मैं बात अब पेड़ पौधों की कर लेता हूँ। कहा जाता है कि वृक्ष ही जीवन है। हमें भूलना नहीं चाहिए कि आज हम जीवित हैं और आज हम अच्छी वायु ले रहे हैं तो उनमें कहीं ना कहीं हमारे वृक्षों का बहुत बड़ा हाथ है। जब तक हमें पेड़ शुद्ध हवा नहीं देंगे, तो हम ऑक्सीजन नहीं देंगे, तो हम शायद अपने जीवन को एक अच्छे नज़रिए से नहीं और अच्छे तरीके से नहीं जी सकते। तो वृक्षारोपण में आप क्या रुचि रखते हो? मेरा तो बहुत बड़ा मतलब उसमें इंटरेस्ट है। मंदिर बनाने से पहले मेरा उद्देश्य यही रहेगा कि मैं उसमें पहले वृक्षारोपण कराऊँ, उसमें एक अच्छे बाग बगीचे के रूप में जैसे उसको तैयार करूँ, ताकि वहाँ रहने वाले जो जितने भी व्यक्ति हैं स्वच्छ वायु और उसका आनंद लें। तो वृक्षारोपण और वृक्षों से मेरा बहुत लगाव है। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि वृक्ष लगाना एक शौक हो गया है लोगों का, लेकिन उनका रखरखाव करना कहीं ना कहीं नज़रिया उनका गलत है। अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार करोड़ों पेड़ लगा रही है, लेकिन उनकी सुरक्षा नहीं कर पा रही है। अभी हमारे एक TN न्यूज़ है, उनके पत्रकार अर्जुन रौतेला जी हैं, वो एक आगरा में जा रहे तो उन्होंने देखा रास्ते के किनारे पर करीब 400-500 पेड़ एक रोड के किनारे लगे हुए थे। वो पूरी तरह से मुरझाए हुए थे, कहीं ना कहीं जो थे पेड़ वो नष्ट हो चुके थे। सरकार ने लगाए, कागजों में लिखकर चला गया कि यहाँ पर 1000 पेड़ लगाया गया, लेकिन वहाँ एक भी पेड़ उत्पन्न नहीं हुआ। कमी कि उसकी देखभाल नहीं की गई, या तो उनमें पानी नहीं लगाया गया, या उनकी सुरक्षा के लिए ट्री कार्ड नहीं लगाई गई। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं आप किसको दोषी मानते हो इसमें? कान्हा जी, ये तो देश की विडम्बना है कि जब किसी चीज़ का जो दिवस आता है ना, जैसे वृक्षारोपण दिवस है या शहीद दिवस है या और कोई दिवस है, अपने देश की ये विडम्बना है कि सिर्फ उन चीज़ों को या उन लोगों को सिर्फ उस दिन के लिए याद रखा जाता है। उस दिन के बाद में ऐसे भूल जाते हैं जैसे कि कभी कोई था ही नहीं। जैसे शहीद दिवस को ले लिए, उस दिन के अलावा कोई ध्यान नहीं रखता। वृक्षारोपण वाले की बात ले लिए, वृक्ष लगाने वाले तो उस दिन तो तमाम वृक्ष लगा देंगे और उसके बाद में रखरखाव का जैसे कोई माहौल नहीं रहता। तो ये देश की विडम्बनाओं में आता है। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता आपके कि हम ज़्यादा नहीं तो कम से कम एक पेड़ लगाएं, लेकिन उसकी देखभाल करना भी हमारा फर्ज हो? बिल्कुल, मेरा उद्देश्य ये है कि मेरा सभी से यही कहना है कि ज़्यादा नहीं 5 पेड़ लगाइए, मगर 5 को सहेजिए। जैसे जब तक आपकी अपनी उम्र है तब तक उनको सहेज के बिल्कुल। हम अंतिम पड़ाव पर हैं, तो डॉक्टर साहब हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि आप कोरोना वायरस चल रहा है देश में, अनलॉक 3 में जी रहा है अपना देश, तो हमारे दर्शकों के लिए आपकी क्या राय है? किस तरीके से आप कोरोना वायरस को लेकर हमारे दर्शकों के लिए अपडेट छोड़ना चाहोगे? कोरोना वायरस तो जैसे सभी लोग विदित हैं, एक महामारी के रूप में है। सभी लोग सचेत हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे देश के लोग सब सरकार का साथ दे रहे हैं और अपने रखरखाव और उसमें एक दूसरे का सहयोग जैसे बनाए हुए हैं। और मेरी भी यही कामना है। अब तो अनलॉक डाउन 3 जैसे चरण में पहुंच गया है और अब तो मुझे लग रहा है कि प्रॉपर तरीके से कल BEd की परीक्षा भी संपन्न हो गई है और शायद 16 तारीख को BEO की परीक्षा भी होने जा रही है। तो मुझे लग रहा है कि ये अब व्यवस्थाएँ ये पुरानी बात हो गई है। अब आगे माहौल एक अच्छे उसकी ओर अग्रसर है। तो नमस्कार साथियों, हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर देवेंद्र बघेल, जिनके बारे में हमने पूरी जानकारी ली कि आखिरकार उनका सफ़र कहां से कहां तक रहा। जी हाँ, आपको एक बार पुनः अवगत करा दें, असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, उसके साथ साथ में समाज सेवा में इतनी रुचि रखते हैं, लगातार समाज सेवा करने में आगे आ रहे हैं।
उन्होंने एक मंदिर को लेकर भी अपने विचार रखे और उन्होंने बताया कि हम गरीब व्यक्तियों जो अपनी कन्याओं की शादी नहीं कर पाते हैं, उनकी कन्याओं की शादी करने का भी हम जिम्मा लेते हैं। जी हाँ, अगर ऐसे पिता हैं जो अपनी बेटी की शादी करने में असमर्थ हैं, तो डॉक्टर देवेंद्र सिंह बघेल हमेशा के लिए ऐसे पिताओं के साथ हैं जो अपनी बेटियों की शादी किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं। हम उन्हें गरीबी का रूप नहीं देंगे, लेकिन हम यही कहेंगे कि डॉक्टर देवेंद्र सिंह बघेल किसी बेटी का भाई बनने के लिए तैयार हैं, उस पिता की बेटी बनने के लिए तैयार हैं जो अपनी बेटी के हाथ पीले नहीं कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, मेरे साथ में डॉक्टर देवेंद्र सिंह बघेल मौजूद थे, जिन्होंने बताया आखिरकार उनका सफ़र कैसा रहा। तो मैं आपको अवगत करा दूं, जिस प्रकार से आज पूरे भारत देश में कोरोना महामारी चल रहा है, आप सभी से एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सभी अभी घर में ही रहें। आपको पता है कि कोरोना लगातार पीक पर चल रहा है, लगातार 21 लाख के पार आंकड़ा पहुंच चुका है अपने देश का, और तीसरे नंबर पर भारत देश विश्व की लिस्ट में आ चुका है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, कहीं भी जाएं मास्क का प्रयोग करें और हमेशा 2 गज की दूरी रखें। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल कान्हा सर ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बहुत जल्द आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा YouTube चैनल आपको दिखाता है किसानों से संबंधित वीडियो, जवानों से संबंधित वीडियो, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, जहां पर होते हैं ऐसे नेता, जहां पर होते हैं ऐसे शिक्षक, जहां पर होते हैं ऐसे वकील जो रखते हैं अपनी बातों को बेबाकी से। जी हाँ, एक और चीज़ आपको अवगत करा दें, हमारे चैनल पर बहुत ही जल्द भागवत का प्रसारण भी किया जा रहा है। अगर आप भी भक्ति संगीत में रुचि रखते हैं, तो शायद अगले महीने से हमारे इसी चैनल पर लाइव टेलीकास्ट होगा भागवत का, जिसमें आप जितने भी शास्त्री हमसे संपर्क में हैं, उन शास्त्रियों की भागवत, या वो कृष्ण भजन हो या वो राम भजन हो, सारे भजनों को ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए हम आपसे एक बार पुनः निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे हमारी हर वीडियो पहुंचती रहे आपके पास सबसे पहले, सबसे तेज। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।